चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्म हाउस इन टाउन। देखो जहां पर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होती है वहीं से हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। देखो कहां पर एंड होती है, देखो हमने देखा कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया, नए जगह पे सेटलमेंट्स देखने को मिली एंड उसके एंड के 1500 सालों के बाद गंगा वैली के अंदर नई सिटीज देखने को मिली। सो गंगा वैली के अंदर जब नई सिटीज वगैरह देखने को मिली, उन 1500 सालों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए, सो वही है हमारे चैप्टर नंबर 2 का कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए समझते हैं। अच्छा, सो अब बिल्कुल अच्छे से जैसे चैप्टर 1 समझा है वैसे ही इस चैप्टर पे भी कंसंट्रेट करना, प्लीज स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए सभी का। देखो लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के 1500 सालों के बाद जो है वो नई सिटीज देखने को मिली। सो इस लंबे टाइम पीरियड के बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिले, जैसे कि इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के पास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेदा को कंपोज किया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिली, ठीक है, अलग अलग किंगडम्स वगैरह देखने को मिले। इसके अलावा एक नया मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड स्टार्ट हो गया, यानी कि अब डेड को बरी करके एक स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे मेगालिथ कहा जाता था। ठीक है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में ये बहुत होने लग गया था। इसके अलावा नए टाउन्स और किंगडम्स भी अब देखने को मिले। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज प्रिंसेप एंड पियादासी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेम्स प्रिंसेप एक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जो कि मिंट में काम करते थे। दोबारा से बता देती हूँ, जेम्स प्रिंसेप वाज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मिंट क्या होता है, जहां पर सिक्के वगैरह बनते हैं। अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने दो स्क्रिप्ट्स को, ब्रह्मी और खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट थी जो कि उस टाइम की इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज होती थी, तो उसको डिसाइफर यानी कि ट्रांसलेट कर दिया था। दोबारा से बता रही हूँ, जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट में काम करते थे। इन्होंने दो स्क्रिप्ट ब्रह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर कर दिया था जो कि उस टाइम की इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज होती है। अब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या फर्क है, देखो हमारी लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, हिंदी इज अ लैंग्वेज, लेकिन हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी। वैसे ही पंजाबी इज अ लैंग्वेज, वेयरएज पंजाबी की स्क्रिप्ट क्या है हमारी, गुरुमुखी। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को देखा, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को देखा तो उन्होंने समझा कि भाई देखो किंग को तो यहाँ पे पियादासी लिखा जा रहा है। इंस्क्रिप्शंस को बहुत समझने के बाद उन्हें पता चला कि भाई किंग को तो पियादासी टर्म से डिनोट किया जा रहा है, एंड पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल। लेकिन उन्होंने फिर कुछ और इंस्क्रिप्शंस को देखा, और इंस्क्रिप्शंस को देखा तो उन्हें पता चला भाई किंग का नाम तो अशोका है, यानी कि अशोका को ही पियादासी टर्म से डिनोट किया जा रहा है। एंड अशोका वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। समझ में आया? अब कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। देखो एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने को बोलते हैं हम एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। पेलियोग्राफी होता है द स्टाइल ऑफ राइटिंग, जैसे कि पहले अल्फाबेट्स को किसी और तरीके से लिखा जाता था एंड अब किसी और तरीके से लिखा जाता है। सो इसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को बोलते हैं हम पेलियोग्राफी। समझ में आया? इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे हम कुछ एंग्रेव करते हैं, कुछ कार्व करते हैं ना, तो उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि स्टोन, मेटल, पोट्री, कहीं पर भी हम कुछ खुरेद के लिख रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। एंड उस टाइम की ज्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में होती थी। स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्रह्मी और खरोष्टी। कौन सी लैंग्वेज होती थी, प्राकृत। तो मैंने आपको बताया था प्राकृत इज द लैंग्वेज एंड ब्रह्मी एंड खरोष्टी वर द स्क्रिप्ट्स। समझ में आया? ओके, सो देखो 6th century BC को हम मेजर टर्निंग पॉइंट मानते हैं इंडियन हिस्ट्री में, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। क्यों भाई, इस टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स, सिटीज जो है वो डेवलप हो रहे थे। इसके अलावा आयरन का यूज बहुत बढ़ रहा था, नए कॉइनेज जो है वो देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा इस टाइम पे नए नए थॉट्स भी इमर्ज हो रहे थे हमारे सोसाइटी में, जैसे कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। समझ में आए? यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया?
देखो अर्ली बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट से हमें पता चला है कि 16 स्टेट्स थे उस टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन 16 स्टेट्स को महाजनपदास कहा जाता है। देखो जनपदा क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पर लोग सेटल होते हैं। ठीक है, महाजनपदा क्या होता है, एक बड़ा एरिया। ठीक है, यानी कि एक बड़ा स्टेट, एक किंगडम हम कह सकते हैं। तो उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे, वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गांधार और अवंती। इनके नाम बार बार देखने को मिलते हैं अलग अलग टेक्स्ट में, क्योंकि दीज वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। समझ में आई? देखो ज्यादातर महाजनपदास को किंग्स रूल करते थे। ठीक है, किंग्स मतलब एक रूलर जो है पूरे महाजनपदा को रूल करेगा। लेकिन कुछ महाजनपदास को गणाज या फिर शंगास कहते थे। ठीक है, कुछ महाजनपदास को गणाज या फिर शंगा कहते थे, क्योंकि वहां पर एक रूलर ना होके बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है रूल करते थे, ग्रुप ऑफ मेन रूल करते थे। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ मेन जब रूल करते हैं तो उसको ओलिगार्ची कहते हैं। समझ में आया? तो कुछ महाजनपदास गणास या फिर शंगास कहलाते थे, बिकॉज वहां पर ओलिगार्चीज का रूल होता था, कुछ ग्रुप ऑफ मेन, कुछ नंबर ऑफ मेन का रूल होता था, जिनको हम राजास कहते थे, बेसिकली मिनिस्टर्स होते थे वो। ठीक है, सो महावीरा और बुद्धा भी कुछ ऐसे ही गणास से, कुछ ऐसे ही ओलिगार्चीज से बिलोंग करते थे। सो यहाँ पर वज्जी संघा का एग्जाम्पल दिया गया है। तो वज्जी वॉज अनदर ओलिगार्की, जहां पर ये जो राजाज होते थे, ये जो ग्रुप ऑफ मेन होते थे, ये रिसोर्सेज को मिल के जो है कलेक्टिवली कंट्रोल करते थे। देखो किंग के केस में क्या होगा, किंग पूरे के पूरे स्टेट के रिसोर्सेज को अकेला कंट्रोल करेगा। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि सारे जो राजाज है वो मिल के कलेक्टिवली कंट्रोल करेंगे रिसोर्सेज को। इनकी हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज। ठीक है, इतने सोर्सेज नहीं होते, इतना ज्यादा मेंशन इनका देखने को नहीं मिलता। अब देखो हर एक महाजनपदा का खुद का एक कैपिटल सिटी होता है, एंड ये कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होता है। समझ में आया? इसके चारों तरफ दीवार वगैरह होती है, किलाबंदी होती है। ठीक है, फोर्टिफाइड सिटीज बनानी जरूरी होती है, आर्मीज इनको रखनी पड़ती थी, ब्यूरोक्रेसीज बनानी चाहिए पड़ती थी। इन सभी चीजों के लिए जो है इनको रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, वेल्थ की जरूरत होती थी। तो अप्रोक्सीमेटली 6th century BC ऑनवर्ड्स अब ब्राह्मणाज ने क्या करना शुरू कर दिया, संस्कृत टेक्स्ट जो है वो भी कंपोज करने स्टार्ट कर दिए, जिनको हम धर्मसूत्रास कहते हैं। अब इन धर्मसूत्रास में क्या होता था, इन धर्मसूत्रास में जो रूलर्स है उनको कैसे रूल करना है, ये सारे रूल्स जो है, नॉर्म्स वगैरह लिखे होते थे कि भाई क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, एंड रूलर्स को क्या कैसे टैक्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कैसे ट्रिब्यूट लेना है कल्टीवेटर से, मतलब कैसे हर एक चीज को मैनेज करना है, ये सब कुछ धर्मसूत्रास के अंदर अब लिखा होता था। समझ में आया? अब हम बात करेंगे मगध की, फर्स्ट अमंग द 16। तो मगध एक सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास था उन 16 महाजनपदास में। तो 6th और 4th century BC के दौरान क्या हुआ, मगध जो है, जिसको आज के टाइम पे हम बिहार कहते हैं, तो मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपदा बन गया था। ठीक है, हमें पता चला कि भाई मगध किन रीजन्स की वजह से इतना इंपॉर्टेंट हो गया। देखो मगध के अंदर उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता था, जिसके वजह से मगध के पास वेल्थ एक्यूमुलेट हुई। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत होता था क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर आयरन माइंस का प्रेजेंस था। ठीक है, झारखंड में आज के टाइम पे, उस टाइम पे वो मगध का ही पार्ट था, तो यहाँ पे आयरन माइंस थी, जिसके वजह से टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए वो आयरन जो है इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एलिफेंट्स जो है यहाँ के फॉरेस्ट में अवेलेबल होते हैं, जो आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट माने जाते थे। ठीक है, तो उस यहाँ के फॉरेस्ट में बहुत सारे एलिफेंट्स मिल जाते थे। इसके अलावा गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर मौजूद थी, जिससे आराम से कम्युनिकेशन जो है वो कन्वीनियंटली, बहुत आसानी के साथ जो है हो जाता था। तो किन रीजंस की वजह से मगध था, तो अभी अभी हमने देखा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, आयरन माइंस का प्रेजेंस, इसके अलावा एलिफेंट। ठीक है, देन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्वेश्चन भी आता है, दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स के जो टेक्स्ट है उनसे हमें पता चला कि भाई मगध सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो राजा आए हैं ना उनकी पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एम्बिशियस किंग्स ने रूल किया है, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये कुछ बेस्ट नोन रूलर्स थे उनके टाइम के। एंड साथ ही साथ इनके मिनिस्टर्स भी उतने ही अच्छे होते थे जो इनकी मदद करते थे इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। सो दिस वाज अनदर रीजन जिसकी वजह से मगध वाज दिस मच पावरफुल। देखो पहले जो है राजगृह कैपिटल था मगध का, जिसको आज के टाइम पे हम राजगीर कहते हैं। सो पहले मगध का कैपिटल राजगृह था, ठीक है। एंड राजगृह का राज, राज मतलब राजा, गृह मतलब घर, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता था, हाउस ऑफ द किंग। सो राजगृह फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती थी, ठीक है। ये हिल्स के बीच में लोकेटेड थी। बाद में 4th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे हम पटना कहते हैं, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर गंगा के कम्युनिकेशन के रूट्स थे, क्योंकि यहाँ से आराम से कम्युनिकेशन हो पाता था। फिर भाई कैसे मगध से मौर्यन एम्पायर तक का सफर तय हुआ वो हम देखते हैं। एन अर्ली एम्पायर, देखो अब धीरे धीरे मगध इतना ज्यादा ग्रो होने लग गया था, सो इससे आगे चल के मौर्यन एम्पायर की इमर्जेंस देखने को मिली। इससे आगे मौर्यन एम्पायर जो है बना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था 321 बीसीई में। एंड इनका जो कंट्रोल था वो अफगानिस्तान से लेके, अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेके जो है यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। और उनके जो पोते थे अशोक, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोते थे। एंड वो भी एक बहुत फेमस रूलर बने आगे चल के इंडिया के। एंड उन्होंने कलिंग यानी कि उड़ीसा को जो है कंक्वायर किया और टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड किया। तो ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉक्स में गिवन है। देखो अशोकन इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में लिखी होती थी। एंड जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, मान लो दिस, लेट मी शो यू द डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। लगभग इस वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में, मतलब इस तरफ वाले एरिया में जो है अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। ज्यादातर जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस थी उसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था और नॉर्थ वेस्ट में जो है खरोष्ठी स्क्रिप्ट का यूज होता था। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज होती थी हमारे अफगानिस्तान के अंदर। समझ में आया? नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यस, तो हिस्टोरियंस जो है बहुत सारे सोर्सेज का यूज करते हैं मौर्यन एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए। जैसे कि आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, जैसे कि स्कल्पचर्स वगैरह, इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग्स, इसके अलावा कंटेम्पररी वर्क्स, जैसे कि जो उस टाइम पे जो मेगास्थनीज थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर भी थे, तो इन सभी के जो टेक्स्ट थे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा जो कौटिल्य फिर चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो वो एक मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के कोर्ट में। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर के टेक्स्ट भी हैं और संस्कृत लिटरेरी वर्क्स भी हैं जिनको पढ़ के हम इनकी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं। देखो ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। साथ ही साथ जो इंस्क्रिप्शंस रही हैं अशोका की रॉक्स पे, पिलर्स पे, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोर्स मानी जाती है। अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को जो है स्टोन सरफेस पे एंग्रेव करवाना शुरू करा था। मतलब वो अपने मैसेजेस को अपनी प्रजा तक पहुंचाते थे इंस्क्रिप्शंस के जरिए, चाहे वो नेचुरल रॉक्स हो या फिर पॉलिश्ड पिलर्स। तो वहां पर वो अपने मैसेज को एंग्रेव करवाते थे एंड जो जनता थी वो उसे पढ़ती थी। वो इन इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे अपने धम्मा वाली पॉलिसी को फैलाने के लिए। धम्मा क्या होता था कि भाई तुम जो है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मणास को जेनरोसिटी के साथ ट्रीट करो, ठीक है। जिन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया यानी कि बेसिकली जो मॉन्क्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। स्लेव सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करो, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, सभी ट्रेडिशंस को जो है रिस्पेक्ट दो। तो ये जो पॉलिसीज हैं इन पॉलिसीज को धम्मा कहते हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए इन्होंने धम्मा महामतास को अपॉइंट किया था ताकि वो इनके इस धम्मा की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करे।
अब एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, देखो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर के। देखो कैपिटल था पाटलिपुत्र, इसके अलावा और प्रोविंशियल सेंटर्स थे जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्ण नगरी। और इन 5 सेंटर्स के जरिए ही पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता था एम्पायर का। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता चलता है अशोकन इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, एंड अब जितनी भी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है तो सारी इंस्क्रिप्शन में सेम मैसेज देखने को मिलता है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया हो, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब हमारा नॉर्थ वेस्ट से लेके उड़ीसा तक से हर जगह सेम मैसेज इंग्रेव्ड है इंस्क्रिप्शन के अंदर। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी हमारे इस एम्पायर के अंदर, अलग अलग रीजन्स थे। देखो अफगानिस्तान कहाँ, उड़ीसा, तो अलग अलग रीजन्स, अलग अलग डाइवर्स रीजन जो है इस एम्पायर का पार्ट थे। तो आप लैंडस्केप में भी जो हमारा डाइवर्सिटी है उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो, हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो लैंडस्केप में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो ये जो मैंने आपको प्रोविंशियल सेंटर्स बताया और जो कैपिटल बताया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखने को मिलता था। एंड इसके अलावा इन्हीं से जो है पूरे एम्पायर पे कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड होती थी। ठीक है, एंड इन सेंटर्स को भी, इन प्रोविंशियल सेंटर्स, कैपिटल को भी बहुत केयरफुली चूज किया गया है। देखो तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट का हिस्सा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है हमारे ट्रेड रूट्स के ऊपर। स्वर्ण नगरी, गोल्डन माउंटेन हम इसे कहते हैं, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की गोल्ड माइंस को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब ये प्रोविंशियल जो कैपिटल्स वगैरह है, प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, ये भी बहुत केयरफुली चूज किए गए हैं। ऐसा नहीं कहीं पे भी प्रोविंशियल सेंटर बना दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन लैंड और रिवराइन रूट्स दोनों के थ्रू होता था। एंड कम्युनिकेशन के थ्रू जो है मैसेज बहुत अच्छे से एम्पायर में स्प्रेड होते थे एंड एम्पायर का कंट्रोल अच्छा चलता था। ठीक है, आर्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट मींस थी इस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा मेगास्थनीज का जो अकाउंट है उससे हमें कमेटी के बारे में पता चलता है। एक कमेटी थी जिसके अंदर 6 छोटी छोटी और कमिटीज थी। एक बड़ी कमेटी थी जिसके अंदर 6 सब कमिटीज थी। ठीक है, एंड उससे मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेट होती थी, कंट्रोल होती थी। अब देखो इसमें एक जो कमेटी थी, उस कमेटी में क्या आता था, उस कमेटी के अंदर नेवी आती थी, फिर सेकंड नंबर पे आता हमारा ट्रांसपोर्ट, थर्ड नंबर पे आता थे फुट सोल्जर्स, फोर्थ में फोर्स हॉर्सेस एंड फिफ्थ में चैरियट्स एंड सिक्स्थ में एलिफेंट्स। ठीक है, यानी कि एक कमेटी थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती थी, जिसमें 6 अलग अलग ग्रुप्स थे। फर्स्ट ग्रुप में आती थी नेवी, सेकेंड ग्रुप में ट्रांसपोर्ट देखा जाता था, थर्ड ग्रुप में फुट सोल्जर्स, फोर्थ में हॉर्सेस, फिफ्थ में चैरियट्स एंड सिक्स्थ में एलिफेंट्स। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड सब कमिटी के बारे में बताया गया है कि ये देखो बुलक कार्ट्स वगैरह को अरेंज करना, इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए, सोल्जर्स के लिए फूड प्रोक्योर करना, एनिमल्स के लिए फोडर यानी कि खाना प्रोक्योर करना, सर्वेंट्स को रिक्रूट करना, आर्टिशियंस को रिक्रूट करना। ठीक है, सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता था सेकेंड सब कमिटी का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस वाली सब कमिटी का। इसके अलावा अशोका ने अपने पूरे एम्पायर को एकजुट रखने की कोशिश करी है अपनी धम्मा की आइडियोलॉजी को फैला के। ठीक है, एंड ये उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे कि भाई सिंपल ही रहना है, हमें सबको जो है अच्छे से ट्रीट करना है, एंड ये सारे प्रिंसिपल्स जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने चाहिए, यानी कि सभी को फॉलो करने चाहिए। तो यही बताया गया है कि अशोका ने जो है पूरे एम्पायर को एकजुट रखने की कोशिश करी अपने धम्मा के आइडिया को फैला के, एंड वो चाहता था कि सभी लोग इसको जो है फॉलो करें। एंड वो चाहते थे कि अगर सभी लोग इस धम्मा को फॉलो करेंगे तो पूरी दुनिया जो है शांति से रह पाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था जिन्हें धम्मा महामता कहा जाता था, ताकि वो उनके धम्मा के मैसेज को स्प्रेड कर सके। नाउ हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर? देखो हिस्टोरियंस जो हैं अर्ली इंडियन हिस्ट्री को जब 19th सेंचुरी में रिकंस्ट्रक्ट करने लगे तो उन्हें पता चला कि मौर्यन एम्पायर एक बहुत मेजर लैंडमार्क था। जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर था ना, यानी कि जब हम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे, उस टाइम पे बहुत सारी एक्सकवेशंस हो रही थी, तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देखने को मिल रहे थे मौर्य से रिलेटेड, जैसे कि स्टोन के स्कल्पचर्स, ठीक है, आर्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे, ठीक है, अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिल रही थी विच वाज रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर।
एंड हिस्टोरियंस को ऐसा लग रहा था कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस में जो मैसेजेस हैं वो दूसरे रूलर से बहुत अलग हैं। इन इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा था कि अशोका एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्रियस रूलर थे। वो बहुत हम्बल भी थे दूसरे रूलर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरे रूलर्स सिर्फ बड़े बड़े टाइटल्स होल्ड करते थे लेकिन वो इतना कुछ करते नहीं थे। ठीक है, सो इसी वजह से जो उस टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे 20th सेंचुरी में, वो भी अशोका को एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में देख रहे थे। ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो है वो लगभग 150 साल तक लास्ट किया है मौर्यन एम्पायर ने। एंड ये इतना बड़ा टाइम भी नहीं है हमारी पूरी हिस्ट्री को अगर देखें तो, बट फिर भी इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ इस टाइम पीरियड में अशोका जैसे इंडस्ट्रियस रूलर देखने को मिले हैं, पावरफुल रूलर देखने को मिले हैं, जिन्होंने हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स तक को भी इंस्पायर किया है, क्योंकि उस टाइम पे ही एक्सकवेशंस हो रही थी, उस टाइम पे ही इनके बारे में हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। समझ में आया? अब देखो, ये जो एम्पायर था ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को कवर नहीं करता था, एंड इवन हर जगह कंट्रोल भी सेम नहीं था। जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, कैपिटल था, वहां पर कंट्रोल बहुत ज्यादा था, लेकिन जो दूसरे एरियाज थे हर जगह कंट्रोल सेम नहीं था। ठीक है, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी आते आते नए चीफडम्स, किंगडम्स जो है वो अलग अलग पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे देखने को मिले। सो अर्थशास्त्र से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी पता चलता है कि भाई मौर्यन एम्पायर में कैसे क्या रूल होता था। सो अब हम बात करते हैं चीफ्स एंड किंग्स इन दी साउथ। साउथ में कौन कौन से चीफ्स और किंग्स देखने को मिल रहे थे? तो देखो, डेक्कन वाली रीजन में और नीचे साउथ की तरफ जो है नए किंगडम्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि चोलास, चेरास, पांड्यास, तमिलकम। बेसिकली जो तमिल वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वहां पर अब नए किंगडम्स देखने को मिल रहे थे, चोलास, चेरास और पांड्यास के। एंड ये किंगडम्स भी बहुत स्टेबल और प्रोस्पेरस थे। ठीक है, प्रॉपर वेल्थ इनके पास होती थी एंड बहुत स्टेबल चल रहे थे। तो ये भाई चीफ्स और चीफ डम्स के बारे में है। चीफ एक बहुत पावरफुल आदमी होता है, जिसकी पोजीशन जो है हो सकता है कि उसके बेटे को इनहेरिट होगी, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, ठीक है। सो उनके जो आसपास की प्रजा है उनसे उन्हें सपोर्ट मिलता है, एंड वो कुछ स्पेशल रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा वो वॉरफेयर में लीड करते हैं, डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं, उनको उनके जो दोस्त हैं, जो उनके मंत्री वगैरह हैं, उनसे भी गिफ्ट मिलते रहते हैं। इसके अलावा चीफ डम्स बड़े बड़े किंगडम से छोटे होते हैं, एम्पायर से छोटे होते हैं, एंड चीफ डम्स के अंदर कुछ रेगुलर आर्मीज या फिर ऑफिशियल्स नहीं होते। ठीक है, तमिल संगम टेक्स्ट से हमें जो है इन चीफ डम्स वगैरह के बारे में पता चलता है, एंड इन तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर पोएम्स वगैरह होती हैं, पोम्स वगैरह, जो कि इन चीफ्स को डिस्क्राइब करती हैं कि भाई ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे ये रिसोर्सेज को एक्वायर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो बहुत सारे चीफ्स और किंग्स जैसे कि सातवाहनास, जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल किया है सेकेंड सेंचुरी बीसी और सेकेंड सेंचुरी सी के बीच में। इसके अलावा शकास जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, एंड इन्होंने भी नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे जो है रूल किया है। तो ये जो चीफ्स थे, ये जो बेसिकली किंग्स वगैरह होते थे, ये अपनी वेल्थ कैसे लाते थे, कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट करते थे? फ्रॉम द रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्योंकि इनके किंगडम्स में इनके जो चीफडम्स वगैरह होते थे वो जो है ट्रेड रूट के रास्ते में पड़ते थे, तो जो आते जाते मर्चेंट्स थे उनसे ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। तो ये एक सोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस, एक मॉडर्न रूलर जो थे उनके पास जो है लगभग 6 लाख की स्टैंडिंग फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई ये एग्जैगरेटेड है, मतलब ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवाइन किंग्स की। देखो क्या होता है, कुछ किंग्स क्या करते थे, अपने आप को हाई स्टेटस दिलवाने के लिए वो अपने आप को बहुत सारे डीटीज, भगवान के साथ एसोसिएट कर लेते थे। जैसे कि कुशानास, कुशानास ने भी ऐसा किया है। तो कुशानास जो है उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी सी के आसपास रूल किया था, एंड इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, इनका किंगडम बहुत बड़ा था, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इनका पूरा किंगडम फैला हुआ था। तो हमें बहुत सारे
स्टैचूज भी मिले इन कुशाना रूलर के बहुत सारी श्राइन्स के अंदर। ठीक है, एक मठ है मथुरा के अंदर यूपी में, तो उसमें भी जो है उस मठ में भी उन कुशाना रूलर्स के स्टैचूज हमें देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही स्टैचूज हमें अफगानिस्तान के भी एक श्राइन में देखने को मिले। तो ये क्या करते थे, अपने आप को भगवान का दर्जा दे देते थे कि हमें तो भगवान ने भेजा है, हम तो भगवान का रूप है, ताकि लोग जो है वो उनको एक तरीके से पूजना स्टार्ट करते, उनकी पूजा स्टार्ट करते। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कुशानास जो है अपने आप को भगवान के समान समझते थे। कुशाना रूलर्स जो है बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट करते थे, जैसे कि देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड। ठीक है, हो सकता है ये लोग जो है चाइनीज रूलर्स से इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके अपने आप को, मतलब चाइनीज रूलर्स अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे, उसी तरह ये भी उनसे इंस्पायर होके अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते होंगे। ठीक है, तो दीज आर सम कुशाना कॉइन्स। ठीक है, सो बाय 4th सेंचुरी तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि और ज्यादा बड़े स्टेट्स देखने को मिले, जैसे कि गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब ये जो एम्पायर था ये सामंताज के ऊपर निर्भर था। सामंताज क्या होते हैं, वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, जैसे कि लैंड, मतलब जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, उनको सामंताज कहा जाता है। अब ये क्या करते थे, ये रूलर्स को अपना सपोर्ट देते थे। ये कहते थे कि अगर वॉर होगी तो हम जो है रूलर को जो है अपनी आर्मी दे देंगे और बदले में रूलर इनको सपोर्ट करते थे। समझ में आया? तो सामंतास के ऊपर ऐसे ऐसे जो एम्पायर्स थे वो अब चलते थे। कई बार क्या होता था, ये जो सामंताज थे ना, जो पावरफुल सामंताज थे, ये राजा भी बन जाते थे। कोई रूलर बहुत ज्यादा वीक है तो क्या होगा, वो सामंता जो है वो राजा को हटा के खुद राजा बन जाएगा। ठीक है, सो गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए फ्रॉम द लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। तो इन सोर्सेज से खासकर तौर पे प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति मतलब इन द प्रेज ऑफ किंग्स। बेसिकली किंग्स की प्रशंसा में जो उनके पैटर्न्स जो पोएम्स वगैरह लिखते थे, जो बेसिकली बढ़ा चढ़ा के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखते थे किंग्स की प्रेज में, उसी को प्रशस्ति कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्ता रूलर्स के केस में बहुत ज्यादा प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया गया है, विच इज ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये संस्कृत में हरि सेन ने लिखी है, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्र गुप्ता की। ठीक है, तो ये समुद्र गुप्ता बहुत पावरफुल गुप्ता रूलर थे, जिन्होंने 4th सेंचुरी सी में बेसिकली इस टाइम पे रूल किया था। ठीक है, तो उनके बारे में ये प्रशस्ति लिखी गई है। अब हम बात करते हैं पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ द किंग्स। देखो, अब भाई जो प्रजा है वो अपने राजा के बारे में क्या सोचती होगी। देखो, इंस्क्रिप्शन से हमें कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलता, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस तो भाई राजा लिखवाते हैं, राजा तो अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाएंगे। तो ऑर्डिनरी लोगों के इतने ज्यादा अकाउंट्स, इतने ज्यादा सोर्सेज हमें नहीं देखने को मिलते, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके थॉट्स, एक्सपीरियंस हमें इतने नहीं पता चलते। लेकिन हिस्टोरियंस ने कुछ स्टोरीज को पढ़ के इन लोगों के व्यूज को जानने की कोशिश करी है। जैसे कि कुछ लोकल स्टोरीज हैं, जैसे कि जातकास और पंचतंत्रास। तो इनको पढ़ के जो है ऑर्डिनरी लोगों की जो बेसिकली बातें हैं, जो थॉट्स हैं राजा के प्रति, वो समझने की जो है हिस्टोरियंस ने कोशिश की है। अब ये ज्यादातर जो स्टोरीज हैं ये ओरल टेल्स के रूप में ओरिजिनेट हुई थी एंड बाद में ये चल के कहीं लिखी गई होंगी। ठीक है, सो जातकास जो है वो पाली में लिखी गई थी लगभग मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई। एंड एक ऐसी ही स्टोरी है जिसे हम गंडा टिंडू जातका भी कहते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बहुत बुरा किंग था। वो अपनी प्रजा के ऊपर, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर कितना बुरा बुरा व्यवहार करता था, मतलब कितनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट करता था। ठीक है, जैसे कि एल्डरली विमेन, मेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज, इवन एनिमल्स, इनको भी इतना टॉर्चर करता था। ठीक है, तो ये हमें एक जातका स्टोरी से पता चलता है। सो दिस इज अनदर सोर्स 5 एंड ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर था। तो एक रॉक इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, जिसमें शका रूलर रुद्र दमन की अचीवमेंट्स लिखी गई है। तो पता चलता है कि भाई ये जो सुदर्शन लेक थी ये एक लोकल गवर्नर ने बनवाई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यास। एंड रुद्र दमन बेसिकली शका रूलर थे, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया था अपने रिसोर्सेज से, बिना प्रजा के ऊपर कोई टैक्स लगवाए। ठीक है, और एक सिमिलर इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है, जिसमें पता चला गुप्ता डायनेस्टी के कुछ रूलर्स ने इसे दोबारा से रिपेयर करवाया था जब ये खराब हो गई थी। ठीक है,
सो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया गया है कि भाई ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जब जो पैडी क्रॉप्स होती हैं उनको एक जगह ग्रो कर लिया जाता है और फिर पानी में जो क्रॉप्स लगाई जाती है वो जो सैपलिंग्स हैं उनको फिर वहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, वाटर लॉग फील्ड्स में, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी हाई हो, हाइयर यील्ड्स देखने को मिले। तो राइस की कल्टीवेशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो हमारी राइस में देखा होगा ना आपने, वो ग्रीन कलर के सैपलिंग्स प्लांट किए जाते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। देखो नाउ स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखो उस टाइम पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाई जा रही थी, जैसे कि शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। देखो हमें पता है बहुत ज्यादा फर्टाइल एल्यूवियल एरिया है जो हमारा गंगा और कावेरी वैली वाला एरिया है, तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा था, लोगों ने आयरन टिप्ड प्लो शेयर पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, वो जो प्लो होता था वो सिर्फ लकड़ी का होता था, लेकिन अब उसमें आयरन की टिप जो है वो डालनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता था, वो सॉइल बहुत आराम से प्लो हो जाती थी। इसके अलावा क्या हुआ, गंगा वैली में पैडी की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी ट्रांसप्लांटेशन के वजह से भी। ट्रांसप्लांटेशन हमने देखा भी, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सैपलिंग को कहीं और से उखाड़ के कहीं और प्लांट करना। इसके अलावा क्या हो रहा था, इरिगेशन का यूज। अब बहुत अच्छे वेल्स, टैंक्स जो है, कैनाल्स वगैरह ये सब कुछ बन रहे थे, जिसके वजह से इरिगेशन की प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल थे। सो मनुस्मृति एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट है अर्ली इंडिया का, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, जो कि सेकेंड सेंचुरी बीसी और सेकेंड सेंचुरी सी के आसपास कंपाइल हुआ था। तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, मनुस्मृति क्या है। सो क्या रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस थे, तो वो हम समझते हैं। देखो अब रूरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन बढ़ रहा था, ठीक है, यानी कि सभी लोगों को बेनिफिट्स इक्वली नहीं मिल रहे थे, अनइवन बेनिफिट्स थे। अब गृहपति के बारे में समझ लेते हैं। देखो गृहपति पाली टेक्स्ट में बहुत ये टर्म यूज हो रही है। गृहपति सेकंड और थर्ड कैटेगरीज वाले लोगों को बोला जाता है। बेसिकली जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, जैसे कि विलेज हेडमैन, ठीक है, सो ये बहुत पावरफुल फिगर्स अब विलेज में देखने को मिल रहे थे, एंड ये कल्टीवेटर्स के ऊपर भी पूरा कंट्रोल रखते थे। ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स बन गई थी विलेज हमारी रूरल सोसाइटी के अंदर। नाउ अर्ली तमिल लिटरेचर, बेसिकली तमिल संगम टेक्स्ट से पता चलता है कि जो विलेजेस में जो लोग रह रहे थे उनके बीच में भी अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स जिन्हें हम बेलालर कहते थे, प्लोमैन जिसको उजावर कहा जाता था, स्लेव्स को अधिमई, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफ्रेंसिएशन होता था हमारी रूरल सोसाइटी के अंदर। नाउ गृहपति, गृहपति कौन होता है, मैंने आपको ये टर्म पहले भी ऊपर भी पढ़वाई है। गृहपति ओनर होता है या फिर मास्टर होता है पूरे हाउस होल्ड का, ठीक है, एक हाउस होल्ड के मालिक को गृहपति कहते हैं। एंड इनका पूरा कंट्रोल होता है विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, वर्कर सभी के पास, ठीक है। एक घर में जो ओनर होगा उसको गृहपति बोला जाएगा, बेसिकली जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, एनिमल और भी चीजें, ठीक है, सभी पे इनका कंट्रोल होता है। गृहपति ये टर्म जो है कई बार स्टेटस सिंबल के रूप में यूज होती है, स्टेटस फॉर मेन, ठीक है, कोई बड़े ही आदमी होगा, कोई बड़ा ही आदमी रहा होगा, कोई अर्बन एलीट, वेल्दी मर्चेंट्स, उनके लिए टर्म जो है यूज की जाती है। गृहपति इज द मास्टर, द ओनर ऑफ मेनी रिसोर्सेज। नाउ हर्षचरिता, बेसिकली हर्षवर्धन की बायोग्राफी को हर्षचरिता कहा जाता है, एंड हर्षवर्धन वाज द रूलर ऑफ कन्नौज। एंड ये जो हर्षचरिता है इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय द कोर्ट पोएट जिनका नाम है बाणभट्टा, ठीक है। सो लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल लीड्स, ये टॉपिक समझते हैं। देखो अर्ली सेंचुरीज से ही बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, लैंड ग्रांट, लैंड जो है वो डोनेट कर दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब फ्री में दे दिया जा रहा है, डोनेट कर दिया जा रहा है, एंड ये जो डोनेशन है इसको इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत सारे रूलर्स ऐसा करते थे। प्रभावती गुप्ता, ये नाम आपको बहुत बार देखने को मिलेगा।
तो प्रभावती गुप्ता जो है वो डॉटर थी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्त टू, इनकी डॉटर थी। एंड इनकी शादी कर दी थी वकाटक किंग से, जो कि बहुत पावरफुल थे डेक्कन एरिया में। ठीक है, सो संस्कृत लीगल टेक्स्ट बेसिकली मनुस्मृति से हमें पता चला कि विमेन जो है वो रिसोर्सेज को इंडिपेंडेंटली एक्सेस या फिर ओन नहीं कर सकती, जैसे कि लैंड को। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन से पता चला कि भाई प्रभावती के पास जो है एक्सेस थी लैंड की। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन थी। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। भाई ये लैंड ग्रांट्स का क्या इम्पैक्ट होता था, हिस्टोरियंस अलग अलग राय देते हैं इस चीज पे कि भाई लैंड ग्रांट सही थे, क्यों किए जाते थे। कुछ सोचते हैं कि भाई ये लैंड ग्रांट्स जो है ना वो रूलिंग लीनिएजेस की एक स्ट्रैटेजी थी। रूलर्स जो है नए एरियाज के अंदर एग्रीकल्चरल फैलाने के लिए अपने लैंड को जो है लोगों को दे देते थे, ताकि बहुत दूर तक एग्रीकल्चर शिफ्ट हो, जिसकी वजह से उन्हें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, कुछ दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई अगर कोई रूलर बहुत वीक होता चला जाता था तो वो लैंड को ग्रांट कर देता था अपनी प्रजा के बीच में सपोर्ट को वापस पाने के लिए। ठीक है, सामंतास को लैंड ग्रांट्स कर दिए जाते थे सामंतास का सपोर्ट जीतने के लिए। लैंड ग्रांट से हमें कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन था वो भी पता चलता है। पेस्टोरिस्ट, फिशर फॉक, हंटर गैदरर्स, जो हमारे आर्टिसंस वगैरह होते थे, इन सभी के साथ कैसा रिलेशन था। ठीक है, ये जो लोग थे इनके बारे में हमें कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता है, इनकी लाइफ के बारे में ये कैसे क्या सोच रखते थे इनके बारे में हमें इतना नहीं पता चलता है। देखो अग्रहारा क्या होता था भाई, ये एक ऐसा लैंड होता था जो ब्राह्मणा को डोनेट किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणा को दिया जाता था एंड इस पे कोई रेवेन्यू नहीं लिया जाता था। ठीक है, कोई किंग को जो ड्यूज वगैरह नहीं देने होते थे। ठीक है, दिस लैंड वाज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्यूज। ठीक, नाउ टाउन्स एंड ट्रेड्स, न्यू सिटीज। अब देखो बहुत बड़े बड़े टाउन्स जो हैं हमारे कम्युनिकेशन वाले लाइंस पे लोकेटेड हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र मैंने आपको बताया था, पाटलिपुत्र रिवर एंड रूट पे लोकेटेड है, उज्जैनी लैंड रूट पे लोकेटेड है। इसके अलावा पुहार जो है वो कोस्ट के पास है। मतलब ये जो अलग अलग टाउन्स वगैरह थे, ये टाउन्स भी कहीं इंपॉर्टेंट एरिया में जो है वो डेवलप होते थे। बहुत सारी सिटीज हैं जैसे कि मथुरा, वो आज भी और पहले भी एक बसलिंग सेंटर थी कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटी का। ठीक है, मतलब ये जो सिटीज वगैरह जो आप देखने को मिल रही थी ये कम्युनिकेशन रूट्स पे होती थी एंड बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज के टाइम पे भी इन जगहों पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। आज भी ये बहुत बड़े शहर हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा हम एक्सकवेशंस नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि आज भी ये एरिया लार्जली इनहेबिटेड है बहुत लार्जली इनहेबिटेड है। सो इस वजह से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ से हमें मिले हैं, लेकिन हम चाह के भी एक्सटेंसिव एक्सकवेशंस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक्सकवेशन में क्या क्या मिला है, जैसे कि पोट्री, बाउल्स, डिशेस। ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, NBPWB कहते हैं इसे। ठीक है, जो कि रिच लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन, तो ये सारी चीजें जो है हमें आर्टिफैक्ट्स के रूप में यहाँ पे एक्सकवेशन के बाद रिकवर हुई है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में गिल्ड्स और श्रेणीज का मेंशन भी देखने को मिलता है। बेसिकली क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, मर्चेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, इनको हम गिल्ड्स या फिर श्रेणीज कहते थे। ठीक है, गिल्ड्स जो है वो क्या करती थी, ये जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती थी, प्रोडक्शन करती थी, फिर उन प्रोडक्ट्स को बेचती थी। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, कोई भी मर्चेंट है या फिर कोई भी क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली, उनका पूरा ग्रुप बन जाता है जो अपना मटेरियल प्रोक्योर करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो उसको ही, उस ऑर्गेनाइजेशन को ही गिल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे वो सारे काम करते थे इन चीजों के बारे में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा क्राफ्ट पर्सन जो है बहुत सारे आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है अर्बन एलिट्स की डिमांड बढ़ने लग गई, तो अब इन्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे।
ना वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होती है? बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करती हैं गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जब कोई भी किंग या फिर कोई भी पर्सन किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई दान करता था, डोनेशन करता था, तो जिस इंस्क्रिप्शन में वो रिकॉर्ड होता था वो डोनेशन, उस इंस्क्रिप्शन को वोटिव इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। नाउ ट्रेड इन दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। देखो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास क्या हुआ, लैंड और रिवराइन रूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, यानी कि अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा हमारे ट्रेड रूट्स जो है ये फ्लोरिश हुए। तो क्या होता था, यहाँ पर इन रूट्स पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे, चाहे वो पैदल यात्री पेडलर्स हों, ठीक है, फुट फुट पे ट्रैवल करते थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, कारवाज में, बुलक कार्ट्स में, अलग अलग रूप से लोग जो है ट्रैवल करते थे। इसके अलावा जो रिवराइन रूट्स होते थे, जो सी था, वहां से सी फेयरर्स जो है अपना ट्रेड वगैरह करते थे। ये जो बिजनेस था ये रिस्की तो होता था लेकिन प्रॉफिटेबल भी होता था। उस टाइम पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो मर्चेंट्स होते थे, बेसिकली तमिल रीजन में उन्हें मस्सातुवन कहा जाता था। इवन प्राकृत में जो मर्चेंट्स, जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे, उन्हें सेठीज या सातवाहाज कहा जाता था। समझ में आया? नाउ कॉइन्स एंड किंग्स। देखो एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट होने लगे थे जैसे ही नया कॉइनेज सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, अब पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को मिल गए थे, यानी कि कोई कॉइन है उस पे एक ऐसे मतलब ऐसे लगाया जाता था, दैट इज नोन एज पंच्ड मार्क्ड। ठीक है, अब पंच्ड मार्क्स कॉइन्स जो है वो देखने को मिले सिल्वर और कॉपर के। अब अलग अलग सिंबल्स होते थे, अलग अलग रूलिंग डायनेस्टी अलग अलग पंच मार्क्ड कॉइन्स बनाते थे, जैसे कि मौर्याज ने भी बनाए थे। ठीक है, अब अलग अलग कॉइन्स इशू किए जाते थे अलग अलग किंग्स के द्वारा। कई बार क्या होता था, मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन के जो लोग थे वो भी कुछ ऐसे कॉइन्स इशू कर देते थे, सिर्फ किंग्स ही इशू नहीं करते थे, ये लोग भी इशू कर देते थे। तो पहले ऐसे कॉइन्स कौन से थे जिनके ऊपर इमेजेस थी रूलर्स की? तो ऐसे कॉइन्स इशू किए थे इंडो ग्रीक रूलर्स ने, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे रूल करते थे 2nd सेंचुरी बीसी में। पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? कुशानाज ने 1st सेंचुरी सीई में। अब इस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स का बहुत यूज होने लगा है। इसका क्या मतलब है कि अब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा हमें होर्ड्स भी मिले हैं रोमन कॉइन्स के। होर्ड क्या होता है? जैसे बर्तन में कोई चीज छुपा के रख देते हैं, दैट इज नोन एज होर्ड। तो हमें साउथ इंडिया के अंदर जो एक्सकवेशंस जब हुई तो रोमन कॉइन्स के होर्ड्स भी मिले। इसका क्या मतलब है? साउथ इंडिया का ट्रेड होता था रोम के साथ। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज होते थे वो भी अपने खुद के कॉइन्स इशू करते थे, जैसे कि योद्धाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू किए थे। इसके अलावा हमें बहुत सारे सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉपर कॉइन्स जो है वो देखने को मिले हैं, जो कि योद्धाज ने इशू किए थे। ठीक है, इसका मतलब वो भी जो है इकोनॉमिक एक्सचेंजेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, वहां पर भी इतना ज्यादा कॉइनेज का डेवलपमेंट अब हो गया था। सबसे ज्यादा स्पेक्टाकुलर गोल्ड कॉइन्स जो देखने को मिलते हैं वो थे गुप्ता रूलर्स के। ठीक है, जो कि उनके प्योरिटी के लिए जाने जाते थे। अब भाई देखो क्या होने लग गया, 6th सेंचुरी सी के आसपास अब जो गोल्ड कॉइन्स की फाइंड है वो खत्म होने लगी, यानी कि अब इतने गोल्ड कॉइन्स जो है वो नहीं देखने को मिल रहे थे। तो क्या इस टाइम पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था जो इस टाइम के कॉइन्स नहीं देखने को मिल रहे? तो हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू है इस चीज के ऊपर। कुछ कहते हैं कि भाई इस टाइम पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट जो है वो बहुत डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की प्रोस्पैरिटी पे भी एक इफेक्ट देखने को मिला। ट्रेड नहीं हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर भी वेल्थ नहीं आ रही थी। कुछ दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टाइम पे नए टाउन्स और नए नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड्स देखने को मिले, जिसके वजह से अब जो है लोगों ने कॉइन्स को होल्ड करना कम कर दिया। ठीक है, अब कॉइन्स जो है वो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में आने लग गए थे। ठीक है, इसी वजह से कॉइन्स जो है वो कम होल्ड होने लग गए थे, सिर्फ यही बात बताई गई है। तो ये इमेजेस है, ये योध्या का कॉइन है, ये गुप्ता कॉइन्स है। ठीक है, ये पंच मार्क कॉइन्स है। देन न्यूमिस्मैटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। बेसिकली कॉइन के ऊपर क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या इमेजेस हैं, इन सभी चीजों को जब हम समझते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स।
नाउ बैक टू बेसिक्स, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो फर्स्ट टॉपिक में प्रिंसेप एंड पियादासी वाले टॉपिक में ही हमने देखा था कि कैसे जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर किया। तो अब उसके डिटेल में हम जाएंगे। डिसाइफरिंग ब्रह्मी यानी कि ब्रह्मी को कैसे डिसाइफर किया था। तो स्कॉलर्स ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया एंड ऐसे एज्यूम किया कि ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये संस्कृत में, बट जो ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी ये संस्कृत में नहीं थी, ये प्राकृत में थी। प्राकृत वाज सिमिलर टू संस्कृत बट इट वाज नॉट संस्कृत। ठीक है, तो बहुत दशकों बाद मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, बहुत सारे एपिग्राफिस्ट जो बेसिकली स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, उन सभी के एफर्ट्स के बाद जो है फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन ब्रह्मी को डिसाइफर कर लिया इन 1838। समझ में आया? सो दिस इज अशोकन ब्रह्मी एंड दिस इज देवनागरी। ठीक है, ये एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है। नाउ हाउ करोष्ठी वॉज रेड। देखो करोष्ठी की डिसाइफरमेंट की स्टोरी को समझते हैं। देखो जो इंस्क्रिप्शंस थी नॉर्थ वेस्ट में वो अलग थी। देखो जो कॉइन्स थे, बेसिकली जो इंडो ग्रीक के जो कॉइन्स थे, उनके कॉइन्स के ऊपर किंग्स के नेम्स वगैरह लिखे होते थे, ग्रीक में भी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स में भी, दोनों स्क्रिप्ट्स में। तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो फॉर्मर ग्रीक पढ़ना चाहते थे तो जानते थे, उन्होंने जो है कंपेयर करा लेटर्स को, तो ऐसे जो है खरोष्ठी को डिसाइफर किया गया। मतलब ग्रीक पता थी तो खरोष्ठी भी समझ में आ गई। और फाइनली जब प्रिंसेप को पता चला कि भाई जो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन है उसमें प्राकृत लैंग्वेज है, तो हम बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ पाए। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस की फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, यानी कि इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है। देखो द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बल्कि उनकी जगह उनका टाइटल मेंशन है जो उन्होंने अडॉप्ट किया था। देव नाम पिया, जिसे हम बिलव्ड ऑफ गॉड्स कहते हैं, या फिर पिया दासी, प्लेजेंट टू बी होल्ड, यानी कि उनका नाम डायरेक्ट लिख के न लिख के बल्कि टाइटल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सो कुछ दूसरे इंस्क्रिप्शंस को और देखा गया तो वहां पर अशोका मेंशन है। तो ऐसे पता चला कि भाई ये जो देवनाम पिया या फिर पिया दासी का टाइटल है ये अशोका को मिला हुआ है। अशोका इज द किंग जिनके बारे में बात की जा रही है इन इंस्क्रिप्शंस में। तो इन सभी इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन करने के बाद जो है हम टर्म्स को जो है मैच कर पाए, कंपेयर कर पाए, उनका स्टाइल, लैंग्वेज, इन सभी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। इसके अलावा अशोका के इंस्क्रिप्शंस को अगर हम देखें तो अशोका ये भी क्लेम करते हैं कि पहले के जो रूलर्स थे उनके पास कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे रिपोर्ट्स वगैरह को रिसीव करने के लिए, और ना ही वो जो लोग थे वो कोई अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे। तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करें, अशोका से पहले की बात करें, तो क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि भाई नहीं, कोई भी रूलर जो है पहले ऐसे रिपोर्ट रिसीव नहीं कर पाता था, कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं थे? तो हिस्टोरियंस जो है वो कॉन्स्टेंटली इन चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीजें सही है या नहीं है। हिस्टोरियंस जो है वो असेसमेंट्स करते हैं। अगर किसी किंग के ऑर्डर को जो है इंस्क्राइब करना है, यानी कि अगर किसी किंग की ऑर्डर की इंस्क्रिप्शन बनवानी है, तो क्या वो जो लोग हैं उस इंस्क्रिप्शन को आके पढ़ेंगे? क्या नॉर्मल प्रजा जो गुजरेगी उस इंस्क्रिप्शन के आसपास से, क्या वो आके पढ़ते होंगे? क्या लोग इतने लिटरेट होते होंगे उनके स्टेट में कि सभी लोग जो है उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाए? क्या सभी को प्रकृत आती थी? तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हिस्टोरियंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर एविडेंस। हमारे पास प्रॉपर रेलिवेंट सोर्सेज, इनफ सोर्सेज नहीं है इन सभी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस एंड दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो को कई बार जो है इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो जो लेटर्स हैं वो बहुत हल्के हल्के लिखे हुए हैं, बहुत फेंटली इनग्रेव्ड है, तो हम कुछ रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस कई बार डैमेज होती हैं, लेटर्स मिसिंग होते हैं, टूटी हुई होती है, तो हर बार इतना इजी नहीं होता है इंस्क्रिप्शन को समझना। इसके अलावा हमें हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता चलते। ठीक है, हो सकता है उस किंग ने किसी और सोच के साथ वो चीज लिखवाई हो एंड हम कुछ और सोच के उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, तो एग्जैक्ट मीनिंग उसका रिकंस्ट्रक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है।
ऑल्सो इतनी सारी इंस्क्रिप्शंस जो है हमने डिस्कवर कर ली है, सभी को थोड़ी डिसाइफर किया गया है, सभी को ना ही डिसाइफर किया गया है, पब्लिश किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। एंड बहुत सारी इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे लिखी गई होंगी, सभी इंस्क्रिप्शन तो सरवाइव नहीं कर पाई होंगी, तो बहुत सारी जो है टाइम के साथ साथ जो है रूइन हो गई होंगी। ऑल द इंस्क्रिप्शंस इवन नॉट हैव बीन रिकवर्ड, ठीक है। बहुत फ्रैक्शंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो है वो हमें मिली हैं, एंड उसमें से भी बहुत कम, बहुत फ्रैक्शन ही हम डिसाइफर कर पाए हैं। एंड इवन सारी तरीके की प्रैक्टिसेस, इवन ऑर्डिनरी लोगों की जो चीजें हैं, ये सारी चीजें भी इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखी जाती होंगी। सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो रूलर को लगता है इम्पोर्टेंट है, कोई ग्रैंड चीज है, यूनिक चीज है, सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड की जाती होंगी, ठीक है। इवन वो इंस्क्रिप्शन किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखी जा रही है, जो उस इंस्क्रिप्शन को लिखवा रहा है उसका ही पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। तो देयर आर सेवरल लिमिटेशंस ऑफ एन इंस्क्रिप्शन। तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका की, एंड दीज आर द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स। सो हियर वी आर डन विद द सेकंड चैप्टर एज वेल। एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है, तो प्लीज इसको बहुत एक बार ध्यान से देख लेना। सो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज मैंने कवर करी है, एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों का कोई डाउट होगा फ्रॉम दिस बुक। एंड फिर भी कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो वहां पर प्लीज लेट मी नो। ये सारे नोट्स जो है दे विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम चैनल, एंड वहां पर जो है मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो प्लीज फॉलो दैट ताकि आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाए। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड, आई विल प्रोवाइड द हाईलाइटेड पीडीएफ एज वेल। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, प्लीज हाइप दिस वीडियो एज वेल ताकि सभी लोगों तक पहुंचे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अनदर सच वीडियोस। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।